जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत एवं वेलकम है। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों के लिए आज एनडीए 2 2023 के लिए जीके के सिलेबस को डिस्कस करना और उसके अलावा एनडीए 2 2023 के लिए आने वाले 3 महीनों में जीके की तैयारी 90 डेज में कैसे बेहतर तरीके से की जाए उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर जीके के अंतर्गत ज्योग्राफी का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन हैं। इन 3 महीनों में इन सारे सेक्शंस को कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जाए और एग्जाम में 50 क्वेश्चंस जीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं 4 नंबर के और 50 × 4 = 200 मार्क्स। ये 200 नंबर में कैसे जो है 30 से 35 क्वेश्चन जो है हम लोगों को सही करना है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का जो शीर्षक होगा, टाइटल यही है कि 90 डेज प्लान जीके फॉर एनडीए सेकेंड 2023। एनडीए सेकेंड 2023 का एग्ज़ाम जो सितंबर मंथ में होगा, उसके लिए हम लोग कैसे 3 महीने में अपने जीके की तैयारी को फाइनल टच दिया जाए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके की तैयारी के लिए मेरा कुछ स्ट्रेटजी है, मेरा जो तरीका है, मैं अपने क्लास में भी बच्चों को यही बोलता हूँ। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मैं यही बात करूँगा। आप कह सकते होंगे कि रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही सार्वभौमिक सत्य है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए कम एफर्ट में आप ज़्यादा मार्क्स जो है क्या करिएगा, गेन करिएगा। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक्स को आप पढ़िए तो उसके टॉपिक को समझिए। टॉपिक को समझने के बाद कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए। कंटेंट को टॉपिक वाइज पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें, एमसीक्यूज। तो सबसे पहले टॉपिक्स, फिर एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के बाद जो है आपको फिर से रिवीजन करना है उसी टॉपिक को जो आपने जिसका एमसीक्यूज सॉल्व किया, और फिर उसके बाद जो है रिवीजन के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है। सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के बाद उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उससे संबंधित टॉपिक को रिवीजन करना है, और टॉपिक को रिवीजन करने के बाद फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है उस टॉपिक से संबंधित उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टॉपिक, एमसीक्यूज, रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, इस तरीके से हम लोग का स्ट्रेटजी होगा तैयारी करने का कि किस तरीके से आने वाले 3 महीनों में हम अपने जीके की तैयारी को जो है फाइनल टच देंगे। ऐसा स्ट्रेटजी सिर्फ जीके में ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। आप मैथ में भी फॉलो कर सकते हैं, आप जो है साइंस में भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी फॉलो कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स में इस तरीके का स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। पहले टॉपिक पढ़ें, टॉपिक के बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद फिर उसी टॉपिक को रिवीजन करें और फिर जो है पीवाईक्यू शामिल करें। सबसे पहले अगर आप आएंगे टॉपिक्स में तो 3 से 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग जीके में हम लोग देखते हैं, हर जगह यही जीके में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी से अगर आप आएंगे तो ज्योग्राफी से एवरी ईयर, चाहे एनडीए फर्स्ट एग्जाम हो चाहे एनडीए सेकेंड एग्जाम हो, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, लगभग 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल।
ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ा है तो ये आपको धोखा नहीं देने वाला है। यूपीएससी भी इसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करता। यूपीएससी कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, अधिकतम 25 से 30 क्वेश्चन भी हो सकता है ज्योग्राफी से। तो इसलिए ज्योग्राफी को इग्नोर करना, ये समझ लीजिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि आप अपने आप को एग्जाम से बाहर करने का साजिश रच रहे हैं। तो ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड टॉपिक हिस्ट्री। पिछले 2 बार के एग्जाम से एनडीए सेकेंड 2022 एंड एनडीए फर्स्ट 2023, ये 2 एग्जाम से जो है हिस्ट्री का परसेंटेज यूपीएससी ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यूपीएससी जो है पिछले 2 बार के एग्जाम से हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है। तो 20 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है तो 2 बार से जो है हिस्ट्री का सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को अपने तैयारी को कुछ इस क्रम में जो है करना है कि जिससे जो है कि हम बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री पे फोकस ना करके कि कहीं हम हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स पे फोकस ही नहीं किया, और इस बार जो है पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया और हिस्ट्री से क्वेश्चन कम कर दिया तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमको इन सारे टॉपिक्स का इस तरीके से तैयारी करना है, इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि कम से कम हर टॉपिक से हम 60% क्वेश्चन क्या कर सके, सॉल्व करने के सिचुएशन में रहे। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से अगर आप आएंगे तो 2 बार के एग्जाम से एनडीए सेकेंड 2022 एंड एनडीए फर्स्ट 2021 और 2023 के एग्जाम में 3 से 4 और पिछली बार तो 1 क्वेश्चन पूछा गया। इस वजह से थोड़ा सा पॉलिटी के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कम हुआ है। यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज किया है, क्वेश्चन जो है पॉलिटी से कम पूछा जा रहा है 2 बार से। लेकिन इस आधार पे हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि पॉलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, नहीं, क्योंकि यूपीएससी है अनप्रिडिक्टेबल जो है एक इंस्टीट्यूशन है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो हर साल अपने जो है पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहता है। तो ठीक है, तो पॉलिटी को इग्नोर नहीं करना है। इकोनॉमिक्स के जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, 5 ईयर प्लान्स, नेशनल इनकम्स, इनको भी साथ में हम लोग पढ़ते चलते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जो पिछली बार के 2-3 बार से ये ट्रेंड रहा है, यहाँ से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मेजर टॉपिक्स हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे इनको तैयार किया जाए और कैसे जो है कम समय में इन सारे सेगमेंट से हमको अधिक से अधिक मार्क्स क्या कर सके, हम अचीव कर सके। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आएंगे। ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में अगर आप आएंगे, देखिए ज्योग्राफी को 2 कैटेगराइज में कैटेगराइज किया गया है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन का कैटेगराइज करेंगे आप अपने एग्जाम के लिए तो लगभग जो है 50-50 रहता है या 40-60 का रेशियो होता है। अगर 60% इंडिया से पूछ रहा है तो 40% जो है वर्ल्ड से पूछेगा और 50% अगर वर्ल्ड से पूछ रहा है तो 50% इंडिया से पूछेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हमको जो है अपने तैयारी को इस तरीके से करना है कि हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में बैलेंस बना के चलना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना। वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एनडीए 2 2023 के लिए, मैं आज के सेशन में इसको जिक्र करूंगा। तो सबसे पहला अगर आप आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लिथोस्फीयर के अंतर्गत इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, क्रस्ट का डेंसिटी क्या है, मेंटल का डेंसिटी क्या है, कोर का डेंसिटी क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में टेम्परेचर का क्या रोल है, प्रेशर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी इन दिस ईयर एनडीए सेकेंड 2023 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे, रॉक साइकिल। रॉक्स एक ऐसा टॉपिक है, चट्टान, जिससे हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल और उसके अलावा जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल। अर्थक्वेक, भूकंप, अभी आपने देखा तुर्की में भूकंप आया रिसेंटली 1-2 महीने पहले।
उस भूकंप का प्रभाव इतना घातक रहा कि वहाँ पे जो है जन धन का काफ़ी हानि हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि जब एक बार नेचुरल डिजास्टर किसी भी देश में आता है और हाई इंटेंसिटी का डिजास्टर अगर आ जाए तो ये मान लीजिए कि वो विकास की प्रक्रिया में 20 साल पीछे चला जाता है। तो इस प्रकार अगर अर्थक्वेक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए अर्थक्वेक का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अर्थक्वेक के बाद वोल्केनोज ज्वालामुखी के अंतर्गत जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से पृथ्वी की सतह पर मैग्मा आता है और मैग्मा के जमाव से ये रॉक्स बनते हैं। तो इस प्रकार वोल्केनो का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लैंडफॉर्म्स, पृथ्वी के स्थलखंड पर या जो है लैंड पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, स्थलाकृतियाँ बनती हैं। कोई रिवर के कारण बन रहा है, कोई ग्लेशियर के कारण बन रहा है, कोई जो है अगर आप आएंगे तो जो है विंड के कारण बन रहा है। तो इरोजन एंड डिपोजिशन से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, उन लैंडफॉर्म्स के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। उसके अलावा ग्रासलैंड, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में कंट्री वाइज जो है ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जैसे पंपास, प्रेरीज, वेल्ड, स्टेपीज, ये सभी घास के मैदान हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का मतलब अर्थ के सराउंडिंग में जो डिफरेंट टाइप के गैस के मिक्सचर से एक लेयर बना हुआ है, उसी लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और इस वायुमंडल से संबंधित कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर से अगर आप आएंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, इससे संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। आपको जो है अरेंज करने के लिए पूछ देता है कि पहले ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से। तो थोड़ा सा आपको टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बाद विंड का टॉपिक, विंड जो है लोकल विंड्स, प्लानिटरी विंड्स या उसके अलावा जो है सीजनल विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स, ये सारे विंड्स हैं। विंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे चिनूक हवा कहाँ पे चल रहा है, फॉन हवा कहाँ पे चल रहा है, मिस्ट्रल विंड कहाँ पे चल रहे हैं, और ये नेचर में कैसे हैं, ठंडे हैं या गर्म हैं, इनका जो है उस स्थान पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हम लोग ये सारे टॉपिक्स क्लास में, उसके अलावा यूट्यूब पर भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये सारे वीडियो अवेलेबल है। जो लोग भी देखना चाहते हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं, अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा और वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी क्या है आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा विंड के बाद साइक्लोन जो है, जैसे इस समय अगर आप आएंगे तो इंडिया में जो है मानसून, नॉर्थ इंडिया में मानसून रीजन एक्टिव हो रहा है। अब 10-15 दिन बाद जो है बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मानसून एक्टिव होकर जो है बारिश करेगा और इसी में जो है साइक्लोनिक रेनफॉल भी होते हैं। तो साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये भी टॉपिक आपको देखने हैं। साइक्लोन वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कुछ क्षेत्रों में हरिकेन बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में टॉर्नेडो बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में इनको टाइफून बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में विली के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्लाइमेटिक रीजन के बारे में अगर आप आएंगे तो विश्व के जलवायु प्रदेशों को अलग अलग प्रदेश में बांटा गया है। क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत अगर आप आएंगे जैसे कि चीन टाइप क्लाइमेट, सूडान टाइप क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट या जो है टुंड्रा क्लाइमेट, इन सारे क्लाइमेट का क्या स्पेशलिटी है, टेम्परेचर का क्या लेवल है, प्रेशर का क्या लेवल है, रेनफॉल का क्या लेवल है, प्रेसिपिटेशन का क्या स्तर है, या उसके अलावा किस टाइप के वहाँ पे वेजिटेशन पाए जाते हैं, इन सारे टॉपिक्स को भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर के बारे में जल मंडल, तो हम लोगों ने लिथोस्फीयर स्थल मंडल के बारे में देखा, हम लोगों ने जो है एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर ओशियन के बारे में। ओशियन के 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसी को ध्यान रखें, वहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओशियन सैलिनिटी, समुद्री लवणता। ओशियन सैलिनिटी का मतलब होता है कि पर 1000 ग्राम वाटर में कितने ग्राम जो है साल्ट की मात्रा है, उसमें साल्ट का मात्रा कितने ग्राम है, यही क्या है ओशियन सैलिनिटी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओशियन सैलिनिटी को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट ओशियन करंट, समुद्री जलधारा। ओशियन करंट भी नेचर में 2 टाइप का होता है, एक कोल्ड होता है और एक क्या होता है, एक होता है वार्म।
तो कोल्ड ओशियन करंट जिस रीजन में चलता है वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है, और वार्म ओशियन करंट जिस रीजन में चलता है वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इन ओशियन करंट का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ये आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे गल्फ ओशियन करंट या कन्नारी करंट, लेब्राडोर करंट, ब्राजीलियन करंट, पेरू करंट, क्यूरोसियो करंट, ओयोसियो करंट, ओखोटस्क करंट, ये सारे करंट है ओशियन करंट जो समुद्री जलधारा के रूप में चलते हैं और इनका जो है क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा टाइड ज्वार और भाटा। टाइड का मतलब ही होता है कि ओशियन बॉडीज में जो वाटर होता है, वाटर का राइज करना और वाटर का फॉल करना। आप देखते होंगे कि समुद्र में सबसे वाटर जो है ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, इसी को हम लोग टाइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और यह जो है सूर्य, सन और चंद्रमा, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो टाइड का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपको वर्ल्ड मैप भी ध्यान में रखना है। वर्ल्ड मैप में जैसे माउंटेन रेंजेस के बारे में, प्लेटू के बारे में, रिवर के ओरिजिन के बारे में, रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उसके अलावा स्ट्रेट के बारे में, गल्फ के बारे में, बे के बारे में, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करने हैं, इसको देखना है। हम लोगों ने क्लास में इन सारे टॉपिक्स को करा है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसके वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं, सेकेंड पोर्शन जो है इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो पहला टॉपिक है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो फिजिकल एस्पेक्ट है या जो भारत का भौतिक परिप्रेक्ष्य है, भौतिक परिप्रेक्ष्य में माउंटेन, प्लेटू, पासेज, लेक, उसके अलावा जो है आइलैंड्स, ये सारे मुद्दों के बारे में हम लोग बात करते हैं। रिवर साइड सिटीज प्रोजेक्ट, तो रिवर के ओरिजिन के बारे में, रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में, रिवर के एंडिंग के बारे में या माउथ के बारे में, रिवर पर कौन सा नदी जो है, रिवर के किनारे कौन सा सिटीज बसा हुआ है, उस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा डैम है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंडियन सॉइल, भारतीय मिट्टी में 3-4 मिट्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। एक मिट्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, दूसरी मिट्टी है एलुवियल सॉइल, तीसरी मिट्टी है ब्लैक सॉइल और एक है चौथी लेटराइट सॉइल। इसके अलावा और भी मिट्टियां हैं, लेकिन ये 4 मिट्टी के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाइए एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो प्रोडक्शन के स्तर पे कौन सा राज्य जो है कितना फसल का उत्पादन कर रहा है, कौन सा गेहूं के मामले में प्रोडक्शन के मामले में आगे है, कौन चावल के मामले में आगे है, कौन गन्ना या गेहूं के उत्पादन के मामले में आगे है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन के स्तर पे भी आपको जो है रैंकिंग वाइज जो है स्टेट का नाम याद होना चाहिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंतर्गत टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में, टाइप ऑफ क्रॉप्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो टाइप ऑफ क्रॉप्स के अंतर्गत जो है कौन सा रबी क्रॉप्स है, कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, कौन सा जो है जायद क्रॉप्स है, इन क्रॉप्स के बारे में भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग फसलों से संबंधित बातें इसको रखी जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवे के बारे में, स्टेट हाईवे के बारे में, लोकल हाईवे के बारे में, एयर रूट के बारे में, रेलवे रूट के बारे में। जैसे अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ, तो इस बार के लिए रेलवे का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो रेलवे से संबंधित जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, जो 17 और 18 जोन में जो उसको कैटेगराइज किया गया, उस हेडक्वार्टर को आप ध्यान में रखें कहाँ पे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये जो है एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग लॉ के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आपसे पूछ देता है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, या डांची ग्राम कहाँ पे है, या केवला देव कहाँ पे है, या जो है आपसे जो है पूछ देगा कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है। इस तरीके से लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेंसस, जनगणना, चूँकि अभी हम लोगों के पास जो है सेंसस 2011, जनगणना 2011 के आंकड़े अवेलेबल हैं, उसके अलावा 2021 के आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। सेंसस चल रहा है, 2021 के आंकड़े इसलिए नहीं अवेलेबल हो पाए क्योंकि जो है कोरोना की वजह से जो है सेंसस हुआ नहीं, तो अभी जो है 2021 के आंकड़े आए नहीं हैं।
सेंसस के आंकड़े जो है रिसेंटली जल्द आ जाएंगे। तो अब जब तक नए आंकड़े नहीं आए हमको पुराने आंकड़ों से 2011 के आंकड़ों से काम चलाने पड़ेंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन मैप, इसके अलावा इंडियन मैप में इंडिया का मैप का भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ कहाँ पे हैं, हिल स्टेशंस कहाँ पे हैं, कुछ पासेज कहाँ पे हैं, और कुछ करंट में सिटीज़ का नाम याद आ रहा है तो उसको लोकेशन वाइज आप ध्यान में रखें कि कौन से लोकेशन पे कौन सा सिटीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो हम लोगों का ज्योग्राफी का सेगमेंट था, जहाँ से आपके एग्जाम में हर बार 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा रहे हैं, लगभग 80 मार्क्स। तो इन 80 मार्क्स की तैयारी के लिए सेम स्ट्रेटजी है, टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद फिर उससे संबंधित टॉपिक को रिवीजन करें और फिर से PYQ सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विश्वास मानिए इतना आप कर लीजिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ये सारे प्रयास आपको ईमानदारी पूर्वक करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट जीके के हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो हिस्ट्री को मैंने 2 कैटेगराइज में कैटेगराइज किया है, एक एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट को जो है सिलेबस से बाहर किया जा रहा है, तो मेडिवल हिस्ट्री वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आपको एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है क्योंकि 2 बार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजन में बौद्ध एंड जैन, महाजनपद, मौर्य, गुप्ता, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एंशिएंट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको तैयारी करना है। जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप आएंगे, कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कैसे कैसे यूरोपियन कंपनियां इंडिया में आई, कैसे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ये सारी बातें देखनी है। उनका वार किससे हुआ, युद्ध किससे हुआ। उसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का आंदोलन। उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में कैटेगराइज करके 1885 से 1905, 1905 से 1914 एंड 1915 से 1947, इस प्रकार एक कांग्रेस युग और गांधी एरा, इन सारे मुद्दों को मिलाकर हम लोग जो है पूरे नेशनल मूवमेंट के बारे में टॉपिक वाइज वही स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले टॉपिक पढ़ना, टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद जो है आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमको PYQs भी सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या ऐसे क्वेश्चन बनाने में हम कैपेबल है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी को मैं एक साथ ही डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि 2 बार से इसका वैल्यू कम हुआ है। एक बार 3 क्वेश्चन पूछा गया और अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो है एक ही क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का नंबर बढ़ सकता है, तो इग्नोर नहीं करना है। सबसे ईजी सेगमेंट है ये जो है पूरे जीके का। चलिए सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र कैसे जो है, कितने राज्य बने, कैसे बने, यूटीज कैसे बने, सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे भारत का पाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स, भारत में रहने वाले सिटीजन के लिए बहुत सारे राइट्स बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, या उसके अलावा अगर आप आएंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इस तरीके के राइट्स दिए गए हैं जिससे व्यक्ति अपना होलिस्टिक अप्रोच में डेवलपमेंट कर सके। उसके अलावा अगर आप आएंगे पार्लियामेंट में आपको लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक, इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, इनके इलेक्शंस के बारे में, इनका इलेक्शन का पैटर्न कैसे होता है, इनको वोट कौन दिलाता है, इनकी सैलरी कितनी है, इनको सैलरी कहाँ से दिया जाता है, इनके कार्य क्या है, ये सारी बातें आपको देखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव में अगर आप आएंगे, असेंबलीज के बारे में, काउंसिल के बारे में, गवर्नर के बारे में, काउंसिल क्या होता है, असेंबली क्या होता है, गवर्नर का क्या तरीका है, गवर्नर कैसे कार्य करता है, प्रेसिडेंट से कंपैरिजन करते हुए गवर्नर को आपको देखना है, गवर्नर अपॉइंट होता है या गवर्नर का इलेक्शन होता है, गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या है, गवर्नर का क्या वैल्यू है राज्यों में, ये सारी बातें जो है आपको देखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके अलावा सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में अगर आप आएंगे तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध अच्छा हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता।
अच्छा तब नहीं होगा जब केंद्र जो है राज्यों के बीच पार्शियलिटी करेगा। किसी राज्य को ज़्यादा पैसा देगा विकास करने के लिए, किसी को कम पैसा देगा, तो वहाँ पे दोनों के बीच जो रिलेशंस होंगे वो रिलेशन उतने अच्छे नहीं होंगे। उसके अलावा ये जो रिलेशन हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव लेवल पे रिलेशन की बात करेंगे, ये रिलेशन हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ये रिलेशन एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और उसके अलावा फाइनेंशियल लेवल पे। इस तरीके से रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है कैसे रिलेशंस को बेहतर किया जाए, क्या चैलेंजेज हैं, इन चैलेंजेज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये सारे मुद्दों के बारे में। नेक्स्ट, इमरजेंसी। भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं जिसका प्रयोग समय समय पे प्रेसिडेंट करता है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के अलावा जो है प्रेसिडेंट रूल के अलावा अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी के दरमियान बहुत सारे राइट्स क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि उस समय धारा 144 लग जाता है। 144 का मतलब यही है कि पब्लिक प्लेस पे 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत नहीं कर सकते। उस समय ये माना जाता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो आप उस समय लागू सेक्शन 144 या धारा 144 का क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सजा दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे 5 ईयर प्लान एंड नेशनल इनकम, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से उतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन पिछली बार के एग्जाम में अप्रैल में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 5 ईयर प्लान, नेशनल इनकम्स, बैंकिंग, ये सेक्टर्स के बारे में। हालांकि ये सारे टॉपिक्स मैं पॉलिटी पढ़ाते हुए ही उसी समय लोगों को करा देता हूँ, बजट के बारे में भी पढ़ा देता हूँ, तो जो अपने पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने में कंफर्ट रहते हैं और वो आसानी से उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंटेंट है हम लोग का करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये पिछले 4 एग्जामों से क्वेश्चन ने जो है क्या किया है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाना शुरू किया है। इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पूछ देता था, लेकिन NDA 1 and 2 2022 एंड NDA 1 2023 एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों के सामने हफ्ते में 3 दिन करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं, जिसमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 6 to 7 आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में कौन कौन से सेगमेंट है मैं बता दे रहा हूं, आपको इसको देखना है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, फैक्ट रिलेटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इस बार देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे NDA CDS दोनों एग्जामों में। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा, बहुत सारे जो है साइक्लोन आते रहते हैं, तो उनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड या डिफेंस के सेक्टर में अवार्ड या जो है नोबेल प्राइज, इस टाइप के अवार्ड है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स से जुड़े ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप टारगेट करके आने वाले 3-4 महीनों में अपने करंट को तैयार कर सकते हैं। करंट आपके एग्जाम से 6 महीने पहले तक का आप करंट का तैयारी करें, क्वेश्चन आपको आसानी से वहाँ से मिल जाए। उसके अलावा आप हमारे द्वारा जो हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन करा रहे हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इस सेशन को आप ज्वाइन करके आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन सीधे जो है क्लास से क्वेश्चन लड़ते हैं आपके एग्जाम में, तो आप जो है कम से कम जो है 7 से 8 क्वेश्चन तो आप क्लास करके ही जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का क्लास करते समय इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उस क्वेश्चन को पॉइंटर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में,
और उसको बार बार रिवीजन करें। विश्वास मानिए, अगर आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछेगा तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर से आप ज़रूर जुड़ें, वैसे लोगों को भी जोड़ें जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, वो तैयारी यहाँ से हमसे जुड़कर कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने आने वाले NDA 2 2023 के लिए 90 डेज का क्या प्लान है कि इस 90 डेज के अंतर्गत हम अपने जीके की तैयारी को कैसे कंप्लीट करें कम समय में, और उस लेवल की तैयारी करें जिससे हम कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन अपने एग्जाम में सही कर सके। उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो मेरा फिर से वही सिंगल एक स्ट्रेटजी है, आप फॉलो करिएगा इसको। हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ें, टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे संबंधित MCQ सॉल्व करें, MCQ सॉल्व करने के बाद उससे संबंधित टॉपिक को फिर से रिवीजन करें, और उससे संबंधित लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। विश्वास मानिए, आप ऐसा करके देखिए, अगर आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म न करिए तो आप हमसे बताइए, एटलीस्ट करके तो देखिए। टॉपिक, MCQs, फिर रिवीजन और फिर PYQ, यही हम लोग का स्ट्रेटजी होगा आने वाले 90 दिनों में, जिसके लिए हम स्टैटिक जीके का क्लास दोपहर में 12 से 1 रेगुलरली ले रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के पुराने क्वेश्चंस हैं, जिसमें किसी प्रकार का चेंजेज होने वाला नहीं है, हूबहू वो फैक्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। आप इसके अनुसार आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे जो है 90 दिन में आप अपने तैयारी को फाइनल टच दे सके, और आप अपने सही करने के क्वेश्चन के परसेंटेज को या नंबर को लगभग 35 से 40 तक पहुंचा सके। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों का इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।